नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं मयूर परीख। दोस्तों, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ऊभी फाड़ पड़ने के बाद कई सारे विधायक ऐसे हैं, कई सारे मंत्री ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है डर। डर इस बात का कि आने वाले समय में उनके निर्वाचन क्षेत्र में क्या होगा। क्या वो चुनाव हार जाएंगे या फिर वो चुनाव जीतकर एक बड़े कद्दावर नेता बनेंगे। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र की। लोकसभा चुनाव को तो अब 6-8 महीने जितना समय बाकी है, लेकिन रायगढ़ से लोकसभा के सांसद सभ्य हैं सुनील तटकरे। ये वही सुनील तटकरे हैं जो अजीत पवार की गुड बुक्स में हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पे रहे हैं। एक समय में वो एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और अब वो सांसद हैं। बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने उन पर कई सारे आरोप लगाए थे, लेकिन सभी जगह से वो बच निकले और अपनी राजनीतिक पारी को जैसे तैसे कर बचा लिया। थोड़े ही समय पहले शरद पवार इन्होंने सुनील तटकरे को विशेष जिम्मेदारी दी थी, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाया हुआ था और अब वे पाला बदलकर अजीत पवार के साथ शामिल हो गए हैं। लेकिन अजीत पवार के साथ शामिल होने के बाद उनके सर पे हार की तलवार लटकती हुई फिलहाल दिख रही है। बात यूं है कि रायगढ़ में उन्होंने शिवसेना पार्टी के नेता अनंत गीते को लगभग 31,000 के आसपास मतों से हराया था। अनंत गीते ये अपने आप में बड़े नेता हैं। आज भी वो उद्धव ठाकरे के साथ में बने हुए हैं। बाला साहेब ठाकरे के जो 9 रत्न का दरबार था उनमें से एक थे अनंत गीते। लेकिन रायगढ़ में सुनील तटकरे ने उन्हें पटखनी दे दी। उनकी बेटी जो है वो श्रीवर्धन, जो कि रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से वो विधायिका चुनी गई हैं और अभी जो 9 मंत्रियों की शपथ विधि हुई उसमें सुनील तटकरे की बेटी इनको भी मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। आखिर उनके निर्वाचन क्षेत्र में हार का खतरा क्यों बना हुआ है? मेरे साथ इस समय जुड़े हुए हैं जाने माने महाराष्ट्र के पत्रकार, विश्लेषक और जिनकी पत्रकारिता का लोहा महाराष्ट्र की राजनीति के कई नेता चख चुके हैं। मंत्रालय की उनकी कई सारी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सक्लूसिव होती है। विवेक भावसर हमारे साथ में मौजूद हैं। विवेक जी, 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। नमस्ते मयूर जी। हमें ये बताइए विवेक जी कि अब जब ऊभी फाड़ पड़ चुकी है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, आपको क्या लगता है सुनील तटकरे जो कि अजीत पवार के सबसे क्लोज हैं, वो और उनकी बेटी, उनका भविष्य आपको कैसा दिख रहा है? पहले तो हम बात करेंगे सुनील तटकरे जी की। राष्ट्रवादी पार्टी में जो अभी वर्टिकल स्प्लिट हुआ उसमें शरद पवार जी के साथ जो लोग गए, जो 12-13 लोग गए, बाकी सारे लोग आज अजीत पवार के साथ है। राष्ट्रवादी के 4 एमपीज थे, 2 राज्यसभा मेंबर थे। 4 में से 3 जो है वो फिलहाल अभी तो हमें अजीत पवार के साथ दिख रहे, जिसमें एक सुनील तटकरे हैं। सुनील तटकरे अजीत पवार के बहुत खास जाने माने, मतलब बहुत क्लोज कॉन्फिडेंट माने जाते हैं, तो वो अभी अजीत पवार के साथ हैं। देखिए, अभी जो 1 साल पहले ये शिंदे और बीजेपी की सरकार आई थी, तब तक सब कुछ ठीक था। अब इस 2 पहिए वाली सरकार में अजीत पवार की तीसरा पहिया जुड़ गया, राष्ट्रवादी कांग्रेस। तो सारे पॉलिटिकल जो सिचुएशन, सारे पॉलिटिकल इक्वेशन जो है सारे बदल गए हैं, चाहे फिर लोकसभा हो चाहे फिर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी हो। सुनील तटकरे का देखा जाए तो वो लास्ट टाइम एक्चुअली उनको लोकसभा लड़ना नहीं था, लेकिन पवार साहब ने बोला कि आप यहाँ से चुनाव लड़ो और आप ऊपर जाओ, आपकी बेटी को हम नीचे चुन के लाएंगे। वैसा ही हुआ, उन्होंने शरद पवार जी का सुना और वो 2019 में लोकसभा में पहली बार चुन के गए। उस टाइम उनका और शेकाप की जो जयंत पाटिल है, उनकी अच्छी जमती थी। तो शेतकरी कामगार पक्ष, पीजेंट वर्कर पार्टी की मदद से
तटकरे जी ने वहां पर काफी अच्छी जीत हासिल की। चूंकि अनंत जी थे ओबीसी समाज से, दलित समाज से, उनका काफी सारा होल्ड है। लेकिन मोदी जी के जो वेव थी सेकंड टाइम भी उसमें, और नीचे जो इक्वेशन था, सुनील तटकरे जी ने कई सारे लोकल एमएलए से अपने अपने सेटलमेंट, अपने अपना इक्वेशन बना के रखा था, तो उनको उनको फायदा हुआ, वो चुन के आए। अभी इस बार क्या हुआ है कि शिंदे की जो शिवसेना है, वो शिवसेना के कई सारी एमएलए अभी इस प्रभाग इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जैसे कि तुम्हारे भरत गोगावले है महाड़ से, फिर तुम्हारे महेंद्र थोरवे, महेंद्र दलवी, ये सारे शिंदे गढ़ के बहुत ही महत्वाकांक्षी लीडर है। इन लोगों का, इन एमएलए का सुनील तटकरे से कभी उनका तालमेल नहीं बैठा। लास्ट इलेक्शन में उन्होंने उनको अपोज किया था, लेकिन केवल अलीबाग से शेकाप का सपोर्ट होने की वजह से उस टाइम उनको काफी अच्छा सपोर्ट मिला और वो चुन के आए। श्रीवर्धन जो उनका खुद का अपना वाली किला है, जो उनका पास भाषण है, वहां से उनको अच्छा सपोर्ट मिला। दूसरे देखा जाए तो भास्कर जाधव और जो बाकी संजय कदम ये थे, तो उनको उनका सपोर्ट नहीं था। दो कॉन्स्टिट्यूंसी पेन और श्रीवर्धन की वजह से सुनील तटकरे चुन के आए थे। अब माहौल ये है कि अब ये भरत गोगावले, ये तुम्हारे महेंद्र दलवी, महेंद्र थोराट, ये उनके अपोज में है। शेका पक्ष जो वो उनके अपोज में है। हाल ही में जो शिक्षक मतदार शिक्षक जो पदवीधर शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एमएलसी, उसका चुनाव हुआ, उसमें बालाराम पाटिल वो हार गए। तो हार की वजह बताया जाता है कि सुनील तटकरे ने उनको सपोर्ट नहीं किया। हालांकि सुनील तटकरे को शेकाप ने मदद की थी, तो उन्होंने उसको गिव बैक देना चाहिए, उनको उसको मदद करनी चाहिए थी, वो नहीं की। इसका गुस्सा शेकाप को बहुत ज्यादा है। इसका मतलब सीधा है कि 2024 की लोकसभा चुनाव में शेका पक्ष और ये शिंदे की शिवसेना ये दिल से सुनील तटकरे को सपोर्ट नहीं करेगी। इसका मतलब साफ है कि तटकरे के लिए आगे का जो रास्ता है वो बहुत कठिन रहेगा। विवेक जी, हमने कुछ समय पहले एक एपिसोड और बनाया कि ऐसी हालत बारामती में होने वाली है। बारामती में सबसे बड़ी लीड जो है वो सुप्रिया सुले को मिलती है बारामती से। बारामती के एमएलए हैं अजीत पवार। दूसरी इंदापुर से मिलती है। इंदापुर के जो हर्षवर्धन पाटिल बड़े नेता हैं वो बीजेपी में जा चुके हैं। तो बारामती का मैथमेटिक्स खराब हो गया, रायगढ़ का मैथमेटिक्स खराब हो गया। क्या इस तरीके से पूरे के पूरे महाराष्ट्र का अब की बार हम ये कहना चाहेंगे हर सीट का इक्वेशन खराब है? जी देखिए, 2019 की लोकसभा इलेक्शन में राष्ट्रवादी केवल 4 सीट चुन के ला सकी थी, जिसमें से एक थे सुनील तटकरे, दूसरी थी सुप्रिया सुले, श्रीनिवास पाटिल और डॉक्टर अमोल कोल्हे। अमोल कोल्हे फिलहाल तो जब शपथ हुआ अजित पवार का, तो उस दिन हमें राजभवन में दिखाई हुए, लेकिन वो वापस आ गए शरद पवार के साथ। उनका इक्वेशन ये है कि जब जो फॉर्मर जिनको उन्होंने वो हरा चुके थे, शिवाजीराव आढळराव पाटिल, जिनको डिफीट करके अमोल कोल्हे चुन के आए थे, वो आढळराव पाटिल शुरू से ही शिंदे सेना के साथ है और अगले उम्मीदवार ले रहेंगे। तो ये बात साफ है कि अगर आढळराव पाटिल को टिकट मिलने वाला है तो अमोल कोल्हे क्या करेंगे। तो इसलिए अमोल कोल्हे ने बहुत सेफ गेम खेला कि वो वापस पवार साहब के साथ आ गए। चाहे कुछ भी होगा, उन्हें टिकट तो मिलेगा। सेम हालत आपने बताया बारामती की। बारामती में इंदापुर से हर्षवर्धन पाटिल और पवार साहब का, पवार फैमिली का कभी तालमेल नहीं रहा। वो एक दूसरे के खिलाफ काम करते रहे। अब हर्षवर्धन पाटिल बीजेपी में है, अजित पवार अभी बीजेपी के साथ सत्ता में है, तो हर्षवर्धन पाटिल को तो काम करना पड़ेगा। हर्षवर्धन पाटिल को जिसने हराया था वो दत्ता मामा, वो अजित पवार के साथ है। तो ये इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो चुके हैं। दत्ता मामा के लिए, दत्ता मामा भारत जो है, उनको अभी सपोर्ट नहीं है। तो क्या हर्षवर्धन पाटिल दत्ता मामा को सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। जिन्होंने उनको हराया उनको तो वो सपोर्ट करेंगे नहीं। अगर बारामती की सीट अजित पवार के राष्ट्रवादी को दी गई तो वहां पर कैंडिडेट को रहेगा? अजित पवार रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि अजित पवार को तो सीएम बनना है। तो अजित पवार के पास अभी तो कोई उम्मीदवार नहीं है बारामती लोकसभा के लिए। लेकिन जो कुछ भी रहेगा वो सुप्रिया सुले अगेंस्ट अजित पवार का ग्रुप, मतलब डायरेक्ट जो कॉन्टेस्ट रहेगा वो सुप्रिया वर्सेस अजित पवार के बीच रहेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, बारामती आज भी पवार साहब का बाले किला है। चाहे अजित पवार का वहां पर होल्ड हो, लेकिन
शरद पवार को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है। तो ये बारामती का जो सीट है, वहां की जो इलेक्शन रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा। कौन चुन के आएगा, कौन नहीं आ सकता, ये बताना अब मुश्किल है। लेकिन एक बात तो सही हम तय है कि यहाँ पर सारे दुनिया का, सारे एटलीस्ट सारे हिंदुस्तान का वहां पर फोकस रहेगा। जैसा बारामती कॉम्प्लीटेड हो जाए वैसे ही तुम्हारा रायगढ़ का भी कॉम्प्लीट हो जाएगा। तो मतलब जो अभी इनके साथ है, अजित पवार के साथ है, उनको वापस चुन के लाने का बहुत बड़ा चैलेंज अजित पवार के सामने रहेगा। अब जब वो राष्ट्र बीजेपी और शिंदे साथ के साथ सत्ता में है, तो नेचुरली वो लोकसभा में कुछ सीट मांगेंगे। 4 सीट में से 3 सीट उनके पास है, वो कहेंगे कि भाई हमें और एक चाहिए। बीजेपी के 23 सिटिंग एमपी है, तो बीजेपी तो कहेगी कि हमको इतना ही चाहिए। शिंदे के साथ 13 एमपी है, तो कहेंगे हमको 13 चाहिए। तो अजित पवार में बोलेंगे कि भाई हमको भी कुछ चाहिए। 4 सीट से तो वो मानेंगे नहीं, 8 सीट 10 सीट जो कुछ भी होगा। तो जब लोकसभा में सीट शेयरिंग का इश्यू आएगा, तभी से इन तीनों पार्टी में आपस में अनबनी शुरू हो जाएंगी। और शायद हो सकता है कि लोकसभा चुनाव जैसे वैसे निकाल ले, लेकिन विधानसभा में 100% अजित पवार की पार्टी बाहर गई होगी। जी, अजीत पवार की पार्टी बाहर चली जाएगी, ये आप कह रहे हैं। मंत्री पद की भी अब तक किसी की घोषणा नहीं हुई है, बंगले नहीं दिए, ऑफिस नहीं दिए। तो हमें तो दिख रहा है कि प्रॉब्लम विद इन मंत्रालय भी है, आउटसाइड मंत्रालय भी है और कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है। आप क्या ये बता सकते हैं हमें कि वाकई में अजीत पवार ने जो कदम उठाया है, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है उन्होंने? देखिए, ये दोनों की कंपल्सन था, बीजेपी का भी और अजित पवार का भी। बीजेपी का कंपल्सन ये था कि उनका, बीजेपी का नेशनल लेवल पे लोकसभा में 350 सीट्स का उनका एजेंडा सेट है, चाहे कुछ भी होगा हमें उतना सीट चुन के लाना है। तो अब वो नए नए दोस्त ढूंढ रहे हैं। उनको पता है कि एग्जिस्टिंग जो अभी एनडीए है, उनके भरोसे पे हम उतना सीट चुन के नहीं ला सकते, क्योंकि तीसरी जो आघाड़ी है वो भी बन रही है। अब पवार को उन्होंने, पवार की पार्टी को स्प्लिट कर दिया, पहले उद्धव की पार्टी को स्प्लिट कर दिया था। अब वो अकाली दल को अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं, जो उनसे दूर हो गई थी। महाराष्ट्र में अभी 2 शिवसेना 2 एनसीपी हो गई। वैसे हर जगह अलग अलग जगह, शायद मुझे, अगर हो सकता है कि आगे के दिनों में बिहार में भी नीतीश कुमार की पार्टी में स्प्लिट हो जाए। तो बीजेपी हर जगह अभी स्प्लिट करना चाहती है, क्योंकि एक बात तय है कि आने वाले चुनाव में, ये साल कुछ 3-4 स्टेट में असेंबली इलेक्शन है, जिसमें मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो हाथ से जा रहा है, ये रिपोर्ट बहुत क्लियर है, वो कांग्रेस को जाएगा। तो बीजेपी के मन में एक डर है, महाराष्ट्र में शिंदे जी को साथ में लेके बीजेपी को लोकसभा में बहुत ज्यादा फायदा होगा। ये उनको भी पता है कि उतना फायदा होने वाला है। जो उनके सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें से 30 से ऊपर उनका सर्वे रिपोर्ट नहीं उनको सीट दे रही है। तो 30 के ऊपर जाना है तो एटलीस्ट हमें तीसरा पार्टनर चाहिए। तो तीसरा पार्टनर था अजित पवार। अजित पवार को भी ये डर था कि भाई कितने दिनों तक हम लोग ईडी का हम लोग उसको फेस करते रहे। ईडी अब घर में आ चुकी है, ईडी अजित पवार की सिस्टर के घर जा चुकी है, हसन मुश्रीफ के वाइफ को परेशान कर चुकी है। तो ये सारे प्रॉब्लम है। प्रफुल्ल पटेल का तो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। एयर इंडिया का घोटाले का उनके ऊपर बहुत बड़ा आरोप है। उनके 2 फ्लैट, मुंबई के फ्लैट जो दाऊद से रिलेटेड थे वो जब्त हो चुके। तो ये सारे लोग जो है ना, ये एक डर के अंडर प्रेशर में थे। तो उनको बीजेपी के साथ जाना बहुत तय था। जैसे कि हर्षवर्धन पाटिल बोलते कि भाई मैं बीजेपी में चला गया, देखो मैं अभी बहुत आराम की नींद सोता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि बीजेपी में जाओ और सब डर अपना भगा दो, टेंशन मुक्त हो जाओ। ये टेंशन मुक्त होने के लिए अजित पवार ने टेम्पररी अभी भाजपा का हाथ थामा है। ये कहां तक रहेगा ये किसी को पता नहीं, लेकिन बीजेपी वाले खुद कहते हैं कि ये हमारी लोकसभा तक के लिए अंडरस्टैंडिंग है, सेटलमेंट है। विधानसभा में हम लोग साथ में रहेंगे, ये हमें पता नहीं, हम शायद इनको छोड़ देंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। यानी ये मंत्रालय में इस समय में चर्चा है। विवेक भावसार जी ने बहुत बड़ी जानकारी दी है हमें, क्योंकि वो पूरे दिन मंत्रियों के साथ रहते हैं। उन्होंने कहा है कि ये लोकसभा तक का टेम्पररी है, विधानसभा में क्या होगा कहना मुश्किल है। विवेक जी, आप हमारे साथ इस शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर दोस्तों, बदले हुए इक्वेशन में लोकसभा में कौन चुनकर जाएगा,
कौन रह जाएगा, इसकी गारंटी अब मिलना सभी के लिए मुश्किल है। खास तौर पे जब उद्धव ठाकरे लोक नेता के रूप में शरद पवार लोक नेता के रूप में जनता के बीच जा रहे हों और दूसरी तरफ मौजूदा सरकार मंत्रालय में अपने विभागों के आवंटन को लेकर व्यस्त हो और कानूनी लड़ाई में ही पूरी तरह से अपना समय गंवा रही हो, ऐसे में आने वाले दिनों में राह कईयों की मुश्किल होना लगभग तय है।